हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। और आरटी एकेडमी पर कर रहे हैं क्लास 11th और 12th की फिजिक्स। हम 11th में 12th की क्यों करेंगे? हम तो 11th और दोनों की करा रहे हैं। आप 11th में इसलिए 11th का लेक्चर लेकर आए हैं। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। पढ़ाई बहुत सारी करी है और अच्छे इंस्टीट्यूट से करी है। आईआईटी कानपुर में बहुत सारा अच्छा वक्त पढ़कर हम आए हैं और आपको पढ़ाने के लिए। और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने इसका आगाज कर दिया था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया था। मेजरमेंट क्या होता है ये बता दिया था, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये बता दी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं इनके बारे में जानकारी दे दी थी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा मिस्ट्री थी जो बची हुई है, बताने को तुरंत भी बताई जा सकती है पर फीलिंग कम आती है उसमें कि उसको सप्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं। समय पे समझ आएगा जब मैं आपको डिमेंशंस पढ़ाऊंगा। नहीं किया है सब्सक्राइब तो आरटी एकेडमी को भैया सब्सक्राइब कर लो तुरंत, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। खुशियां ही हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स जो वीक रह जाते हैं या कभी-कभी तो कॉन्सेप्ट्स खत्म ही हो जाते हैं, स्कूल में भी नहीं हो पाते, कोचिंग्स में भी नहीं हो पाते, कई बार क्लासेस मिस हो जाती हैं, कई बार टॉपिक ऊपर से चला जाता है, श्रम की वजह से नहीं पूछ पाते। वो सारे टॉपिक्स हम पूरे साल आपको देने वाले हैं और इस तरह देने वाले हैं कि आप एक बार देखेंगे डाउट नहीं आएगा। आए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 की, यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स क्या होती हैं और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं। फिलहाल अगर हम अपनी यूनिट्स पे बातें करें, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लें, यही करने दें, चलो ये रहने देते हैं। यूनिट्स क्या है गौर से देखो। यूनिट हम लोग जैसा पहले भी पढ़ चुके थे कि यूनिट का मतलब है कोई स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड? जिसको हम जानबूझ के चूज कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, यानी किसी मटेरियल की किसी स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन यानी लेंथ मेजर करना हो तो वी हैव टू चूज अ स्टैंडर्ड कि आप किस यूनिट्स में इसको मेजर करेंगे। तो आपने कोई एक स्केल बनाया, उसको डिफाइन किया कि 1 मीटर का स्केल है और ये 1 मीटर का स्केल जो है वो आपने कंपेयर कर लिया, देखा, जैसे मान लो कि आपके पास एक ये रॉड है, इसे मेजर करना है एंड यू हैव अ स्केल ऑफ दिस मच लेंथ। आपने इस स्केल को रखा, दोबारा रखा, तीसरी बार रखा और ये 1.5 आ गया, तो आपने कहा 1 2 3 एंड 1/2। तो बेसिकली 3.5 ऑफ द स्केल जो आपने डिसाइड किया है इसके बराबर की लेंथ ऊपर वाले रॉड की है। ये स्केल कितनी लेंथ का है इसके बारे में अंदाजा नहीं है, तो ये जितनी लेंथ का स्केल है अगर मैं इसे चूज कर लूं, सेलेक्ट कर लूं कि ये 1 मीटर है, भूल जाओ नाम, मैंने इसका नाम दे दिया 1 रामलाल है, कुछ भी व्हाटएवर जो भी नाम दे दें, तो ये अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये लेंथ कितनी है, यू हैव चोजन दिस स्टैंडर्ड टू कंपेयर द लेंथ ऑफ अदर्स। इसी तरह मास का, इसी तरह टाइम का स्टैंडर्ड चूज कर सकते हैं। हम इस स्टैंडर्ड बनाए हुए, चूज किए हुए एक सिस्टम को नाम दे देते हैं कि ये यूनिट है। क्लियर है मेरी बात? इसको क्या नाम दे देते हैं कि ये यूनिट है। बड़ी अच्छी बात है। इस यूनिट की क्या खास बात है, कैसे चूज करते हैं यूनिट्स को, और चूज करते वक्त, इनको डिफाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। हमारी आज की चर्चा यहीं से शुरू होनी है और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, ये आज का एजेंडा है। इसीलिए लेक्चर का नाम यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आ जाइए साहब, यूनिट्स क्या है? यूनिट्स की डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज द कंपैरिजन प्रोसेस। हम पहले कर चुके हैं कि मेजरमेंट का प्रोसेस एक्चुअली कंपैरिजन प्रोसेस है। व्हाट इज कंपैरिजन? तो वही जो अभी हम लोगों ने किया कि एक लेंथ हमारे पास मौजूद है, उसको कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड की लेंथ है एंड वी कंपेयर द होल लेंथ विद द स्टैंडर्ड की। एक स्टैंडर्ड आया, दूसरी बार रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट हुआ, 1.5 अगेन रिपीट हुआ, तो हमने कहा 3.5 स्टैंडर्ड हमारे पास लेंथ है हमारे रॉड की। तो ये कंपैरिजन प्रोसेस है। किसका कंपैरिजन है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम चूज करते हैं उससे सेम फिजिकल क्वांटिटी किसी और ऑब्जेक्ट की। ठीक, यूनिट इज द स्टैंडर्ड फॉर द कंपैरिजन। जो हम सेलेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कि वो यूनिट है। द चोजन स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द सेम नेचर एज दैट ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब जब आप लेंथ को मेजर करना चाहते हैं किसी की, तो आप कोई स्टैंडर्ड चूज करते हैं तो वो मास का स्टैंडर्ड नहीं होगा। आप किलोग्राम से मीटर को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप लेंथ से टाइम को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप लेंथ से लेंथ को कंपेयर कर पाएंगे। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करेगी, मेजर करेगी।
इसका मतलब अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो अल्टीमेटली आपको लेंथ का स्टैंडर्ड चूज करना है। अगर आपको मास मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का तो आपको मास का स्टैंडर्ड चूज करना है, और जो स्टैंडर्ड आप चूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। अच्छा, बहुत बढ़िया। यूनिट को चूज करते हुए क्या क्या खास बातें ध्यान में रखी जाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट क्या क्या है, क्या बातें ध्यान में रखी जाएंगी? देखिए, इट शुड बी सुटेबल इन साइज। वेरी गुड, सुटेबल ही होना चाहिए। जैसे छोटी सी बात बताते हैं, देखो मान लो कि आपने कहा कि आपकी एक यूनिट है, यूनिट का मतलब लेट अस से 1 रामलाल है। ये क्या है पता नहीं, पर हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो समझना। यहां पे अर्थ है और यहां पर मून है। अर्थ और मून के बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड एज 1 रामलाल। कोई बुराई नहीं इसको डिफाइन करने में, लेकिन अगर आप इस स्टैंडर्ड से कुछ चीजें डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। इतना बड़ा रॉड कहां से बनाएंगे? अपने कमरे की लेंथ अगर मेजर करनी होगी तो क्या इससे कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं। सुटेबल होना चाहिए यार। कमरे की अपनी लेंथ मेजर करनी है, 16 फुट का होगा, 20 फुट का होगा, इससे ज्यादा कहां चौड़ा कमरा होगा यार? पूरा घर में एक ही कमरा थोड़ी बना है। तो इतने बड़े रूम को जिसमें 14 फुट की, 15 फुट की, 20 फुट की चौड़ाई है या लंबाई है, ऐसे छोटे कमरे को मेजर करने के लिए इतने बड़े स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। आप कोई स्केल बना नहीं पाएंगे इतना बड़ा। इसलिए जो स्टैंडर्ड चूज किया जाए वो बहुत ही सुटेबल होना चाहिए, जो आराम से एडजस्ट किया जा सके, उसे बनाया जा सके। अगला देखें क्या है। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। इट शुड बी वेरी मच एक्यूरेटली डिफाइंड। क्यों भैया एक्यूरेटली डिफाइंड? क्यों ये डिफाइन सही करें? ऊपर नीचे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 1 मीटर की डेफिनेशन इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि उसमें माइक्रोमीटर्स का भी एरर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए नहीं आना चाहिए कि जब आप डिस्टेंसेस में माइक्रोमीटर्स का एरर करते हैं तो सैटेलाइट्स जिन प्रिंसिपल्स पे काम कर रही हैं, इनके सिग्नल्स में डिले हो सकता है, सिग्नल्स में एरर हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए, और बहुत सारे काम, जैसे आपके टीवी, आपका फोन जिन फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहा है, अगर आपने 1000 हर्ट्ज की भी गलती कर दी तो हो सकता है कि जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ये देख ही ना पाए। इसलिए टाइम की, लेंथ की, मास की, इनकी यूनिट्स को इतना एक्यूरेटली डिफाइन करना जरूरी है, वरना जो डिवाइसेस आप बना रहे हैं ये एक्यूरेटली काम नहीं कर पाएंगे। आपने सिग्नल भेजा 96 मेगाहर्ट्ज का और उसमें से 2000 हर्ट्ज की गलती हो गई, तो लॉजिकली आपका सिग्नल कैच करेगा ही नहीं, आपको साफ सिग्नल सुनाई या दिखाई नहीं देगा। तो आप टेनिस स्पोर्ट्स लगा के बैठे और आप फुटबॉल का मैच देखना चाहते हैं और आपने वो टेनिस स्पोर्ट्स का सिग्नल लगाया, अपने टीवी में सेट किया कि हाँ भाई 54 नंबर पे चैनल आता है, चैनल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 54 नंबर पे जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 2-3 हज़ार हर्ट्ज की फॉल्ट है, एरर है, मार्जिन है उसमें। इसलिए छोटी मोटी गलतियां बड़े स्केल पे बहुत बड़ी हो जाती हैं, एक्यूरेटली डिफाइन करना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी हंसी आती है उस एग्जांपल में, बट बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको फीलिंग आएगी। जैसे समझाता हूं, आपने एक किंग है, किंग ने कहा, एक बहुत पुराना एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 फुट मेरे पैर की लंबाई है, 1 फुट मेरे पैर की लंबाई है। जाओ जापान और जापान से ऐसे 100 फुट बढ़िया सा कपड़ा लेके आओ। सबने कहा ठीक है, वो जापान गए, जापान वालों से कहा कि 100 फीट कपड़ा दो। तो जापान वालों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो कुछ और लैंग्वेज यूज होती है, हमें तो फुट का पता ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि जो किंग होता है उसके पैर की लंबाई 1 फुट है। अब जापान वाला राजा जो है वो नन्हा मुन्ना है, उसका फुट इतना ही बड़ा है। जब वहां से आप 100 फुट कपड़ा लेंगे और राजा को दिखाएंगे तो सजाए मौत देगा कि आपने धांधली कर ली। एक्चुअली कोई धांधली नहीं है, फुट डिफाइन नहीं है ठीक से। राजा का पैर क्या होता है? जगह जगह पे राजा बदलेंगे तो क्या किंग के चेंज होने से उसका फुट चेंज हो जाएगा? फुट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये डेफिनेशन भी तो बदल गई, और ये डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या है एक्यूरेसी इस डेफिनेशन की? कुछ नहीं। ये राजा मर जाएगा, इसका बेटा आएगा, हो सकता है उसका पैर इससे भी बड़ा, हो सकता है उसका पैर इससे छोटा हो, जरूरी सेम साइज का आएगा? बिल्कुल नहीं। समय के साथ, लोकेशन के साथ इनको चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिट्स को चेंज नहीं होना चाहिए।
इसलिए इनकी डेफिनेशंस बहुत एक्यूरेट रखनी चाहिए। हम बताएंगे किस तरह एक्यूरेट डेफिनेशंस रखी जाती हैं। आए देखिए अगली कहानी क्या है। अगली कहानी, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। मान लीजिए कि आपने लेंथ का कोई स्केल डिजाइन किया, ठीक, जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए ना कि पेरिस के पास एक जगह है, पेरिस में एक जगह है, वहां पे साइंस ऑब्जर्वेटरी में एक रॉड रखी हुई है 1 मीटर के लेंथ की। उस लेंथ ऑफ रॉड को हम लोग 1 मीटर डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन टू बी 1 मीटर ओनली, ठीक है। अब सोचने वाली क्या बात है, गौर से समझे। इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मान लीजिए कि आपने स्केल बनाया और आप चाहते हैं कि पेरिस से इंडिया में भी 1 मीटर का स्केल वापस आ जाए, हम भी 1 मीटर का स्केल बना पाए। अगर हम एग्जैक्टली उस लेंथ का स्केल बना पाते हैं तो ठीक, अन्यथा तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, आप ऐसा मेसी सा डिजाइन बनाकर बैठे हैं, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, तो आपने 1 मीटर को ऐसे बना दिया कि ये जो धागा है इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर। इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप एग्जैक्टली इस शेप का धागा बना पाए और फिर मेजर कर पाए 1 मीटर, गड़बड़ हो जाएगी। इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। आपने स्ट्रेट रॉड ले रखी है, डिफाइन कर रखा है कि ये 1 मीटर का स्केल है, और कंपेयर करो, दूसरा रॉड बनाओ। दूसरा रॉड बनाना आसान है, सेम डिजाइन बनाना मुश्किल है, ठीक है ना। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो, ताकि जब भी कभी या मान लो कि कोई प्रॉब्लम होती है, वो रॉड टूट जाती है, तो दोबारा 1 मीटर डिजाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस तरह की बातें अगर आए कि हमारा जो स्टैंडर्ड है जब वो डिस्ट्रॉय होगा, खराब होगा, डिके होगा, तो क्या हम दोबारा से 1 मीटर डिजाइन कर पाएंगे? तो जवाब है हाँ, अगर हम कर पाएंगे तो ही वो यूनिट अच्छी है। अगर हम दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो वो यूनिट अच्छी नहीं है। ऐसा स्टैंडर्ड चूज नहीं करना चाहिए। अगला देखिए क्या कहता है, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। वही स्टोरी आ गई कि साहब अपने राजा के पैर की लंबाई को 1 फुट बोला, राजा मर गया, इसका बेटा आया, इससे 2 फुट लंबा निकला, अब उसका पैर इससे भी बहुत बड़ा है, तो क्या फुट की डेफिनेशन चेंज हो गई? जवाब है हाँ, चेंज हो गई। लेकिन जो स्टैंडर्ड आप बना रहे हैं वो ओवर द पीरियड चेंज होना नहीं चाहिए। अगला देखिए क्या है, इट शुड नॉट चेंज विद द चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टैंडर्ड आप बनाएं वो फिजिकल कंडीशंस सच एज टेंपरेचर और प्रेशर के साथ बदलनी नहीं चाहिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से एक स्केल है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर की मार्किंग है और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की मार्किंग। गौर से देखना बेटा, 30 सेंटीमीटर की। जब इस रॉड को कैलिब्रेट किया गया तो ये 5 डिग्री सेल्सियस पे था। कैलिब्रेट कर रहा हूं तो जो उसको बनाया गया, मार्किंग की गई, तब ये 5 डिग्री सेल्सियस पे था। अभी गर्मी चल रही है, 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ चुका है, तो थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। याद कर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस थर्मली एक्सपैंड करता है, ओके, थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये जो हमारी रॉड है ये 0 से स्टार्ट होगी, थोड़ा आगे चली जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, लेकिन मार्किंग तो चेंज नहीं होगी। ये तो 0 सेंटीमीटर और कोने में 30 सेंटीमीटर लिखा है। जब आप 45 डिग्री सेल्सियस पे इस स्केल से 30 सेंटीमीटर मेजर कर रहे होगे तो वो एक्चुअली 30 नहीं होगा, 30 से इतना ज्यादा होगा, लेकिन स्केल में 30 लिखा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ 30 मेजर कर रहे हैं। तो जो स्केल आप बनाएं वो टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल कंडीशंस के चेंज हो जाने से नहीं बदलनी चाहिए। अगर वो नहीं बदलेंगी तब तो वो यूनिट सही है, अगर बदल गई तो गड़बड़ है। तो इन बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आपने जो स्केल डिजाइन करी, आप ऐसा नहीं कोई भी स्टील का स्केल उठाया और आगे देखो आज से 1 फीट नया स्केल है, ऐसे नहीं होता है। वो चेंज हो जाएगा भाई, चेंज नहीं होने देना है, ठीक है। आगे देखें क्या, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ये भी बहुत जरूरी बात है कि सारी दुनिया उसे मानती हो। जैसे इंडिया में एक जमाने में डिस्टेंस की यूनिट को योजन में नापते थे। टाइम की एक अच्छी यूनिट बताता हूँ, निमेश होती थी। कई किताबें उसको निमेश बोलती हैं, कई किताबें निमिष बोलती हैं। टाइम की बहुत वेल डिफाइंड यूनिट है, योजन बहुत वेल डिफाइंड डिस्टेंस की यूनिट है। कौन जानता है? तुमने सुना? इंडिया में रहते हो, नहीं सुना है तो बाहर वाले कैसे सुने? हमने कहीं रूल किया नहीं। हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी दुनिया में उतनी बड़ी पुराने वर्षों में नहीं रही। आज तो हम बहुत ग्रो कर गए हैं और नई जनरेशन में बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप हो रहा है। पुराने जनरेशन में क्योंकि हम बहुत, जिसको कहें कि गरीबी से निकल के आए, या ये कह लो कि हमारे ऊपर बाहर वालों ने बहुत रूल किया और हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो अपनी तरफ से ग्रो नहीं कर सकते थे। तो हम साइंटिफिकली उतने एडवांस नहीं थे। साइंटिस्ट कम्युनिटी में यूरोप का बहुत ज़्यादा और अमेरिका का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, योगदान रहा।
जिसकी वजह से उन साइंटिस्ट ने जो यूनिट्स बनाई वो दुनिया भर में फैलाई, और वो यूनिट्स सारी दुनिया में कॉमन हो गई, वेल डिफाइंड है और सब उनको जानते हैं। तो जिस कॉमन चीज को सब जानते हैं उसे सारी दुनिया स्टैंडर्ड की तरह एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है यार, ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, किलोग्राम सब जानते हैं। अमेरिका में जाके 1 किलोग्राम बोलोगे लोग पहचानेंगे, इंडिया में पहचानेंगे, श्रीलंका में पहचानेंगे, पाकिस्तान में पहचानेंगे, चाइना में पहचानेंगे। एक सेर चावल नहीं पहचानेंगे अमेरिका में, इंडिया में तो पहचान लेंगे, लंदन में नहीं पहचानेंगे। तो ये जो यूनिट्स हैं, जो भी डिजाइन कर रहे हैं, अगर आपको अपनी यूनिट्स दुनिया में मनवानी है तो यू हैव टू मेक द यूनिट इन सच अ वे दैट एवरीवन इन द एंटायर वर्ल्ड विल एक्सेप्ट दैट यूनिट। और फिर अब तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ही डिसाइड कर रही है, किसी का रूल तो डिसाइड नहीं कर रहा है। तो साइंटिस्ट कम्युनिटीज के बीच में ऐसी वेल डिफाइंड यूनिट्स का कुछ ना कुछ जो आप बनाए या कोई भी साइंटिस्ट बनाए, उन यूनिट्स का बहुत इन्फ्लुएंस लेकर आए। वो साइंटिस्ट कम्युनिटी एस्टैब्लिश करेगी हाँ अब से नई यूनिट है, तब तो बात बनेगी। उनका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होना चाहिए, सारी दुनिया सबको एक चीज को जानती है। यूनिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है, हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह का मेजरमेंट का तरीका अलग है। तो अगर दुनिया भर में ट्रेड करना है तो देयर मस्ट बी अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स सेलेक्ट करते हैं। ये कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा लगा सुन के। आप देखें इसे ऊपर ले जाएं। अब ये बहुत खास चीज आ गई। क्या चीज आ गई, इसको अगर तुम लोग बहुत गौर से देखोगे तो यू विल फील वेरी हैप्पी कि क्या है ये। देखना कि मेजरमेंट अगर किया जा रहा है, मान लो तुम 2 किलो चावल लेके आए और 2 किलो चावल लेके आए, तुमने कहा कि हम 2 किलो चावल लेके आए। कोई आदमी कहेगा मुझे किलोग्राम का पता ही नहीं, मुझे तो ग्राम का पता है। और जब वो मेजर करेगा तो कहेगा तो 2000 ग्राम है। चावल एक ही है, वही चावल है, बदला नहीं। इसका मतलब जो मेजरमेंट है वो यूनिट्स के बदल जाने से नहीं बदलना चाहिए। ठीक, तो कंपैरिजन में मैंने पहले बता चुका हूं कि ये जो टाइम की यूनिट लिखी हुई है सेकंड्स, ये बेसिकली यूनिट है। ठीक, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, आपने मेजरमेंट किया टाइम को, 1 सेकंड आपका स्टैंडर्ड है, और जितने टाइम तक आप दौड़ते रहे उसको काउंट किया तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 ये सेकंड्स रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ रिपीटिशन जितनी बार आ रहा है हमारे मेजरमेंट में, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर बनाती है मैग्नीट्यूड। मैं दिखाता हूं आपको। मेजरमेंट में क्या क्या इस्तेमाल होता है? मेजरमेंट में 2 बातें इस्तेमाल होती हैं, वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर इज यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। देख, जैसे मान लो तुम किसी दुकान गए और तुमने 5 किलो शुगर मांगनी है, 5 किलो शुगर, और तुमने जाकर बोला कि सर 5 शुगर दे दीजिए, तो यूनिट पे डिमांड करेगा क्या 5। और अगर आपने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, आपने कहा किलोग्राम शुगर दे दो, तो कहेगा कितने किलोग्राम, वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिमांड करेगा। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों बातें जब तक आप मेजरमेंट में नहीं बताएंगे तब तक वो मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही आप कहेंगे 5 किलोग्राम शुगर दे दीजिए, वैसे ही वो आपको शुगर दे देगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट निकाल लेगा। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है, इन दोनों को मिलाकर जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताई और आपने स्टैंडर्ड भी बताया। न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब है कि हमारे स्टैंडर्ड जो हमने चूज किया, हमारे मेजरमेंट में मेरा स्टैंडर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 किलोग्राम 5 बार रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर मेरी बात? तो ये मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा अगर हम यूनिट चेंज कर दें। जैसे मान लो कि हमने कहा कि हम 5 किलोग्राम शुगर लाएं, जब हम 5 किलोग्राम शुगर लाएं तो कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि 5000 ग्राम शुगर लाएं। क्या मेजरमेंट बदल गया? तो जवाब है नहीं, हमने यूनिट को बदला तो साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू करस्पॉन्डिंगली बदली। आपने देखा कि यूनिट जितनी छोटी होती चली गई, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होती चली गई, यूनिट जितनी बड़ी होती चली गई, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती चली गई। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Magnitude of the quantity doesn't depend on the choice of unit. Numerical value is inversely proportional to the unit. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यूनिट को घटना चाहिए, या उल्टे शब्द में बोल रहे हैं कि अगर हम बड़ी यूनिट लेने लग जाएंगे तो मेजरमेंट में नंबर्स कम आएंगे। अच्छा, इसकी जगह ऐसा लिखा जा सकता है कि n1u1 is equal to n2u2। क्लियरली सोच सकते हैं कि 5 किलोग्राम्स, विच इज ये n1 है, ये n2 है,
5000 ग्राम्स, ये N2 है और ये U2 है। क्लियर मेरी बात? तो मेन मुद्दा ये है N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये पकड़ के चलना है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, दिमाग में रखना इस बात को। आओ देखो, Q is the magnitude, Q is equal to NU और N1U1 is equal to N2U। यही बात मैंने आपको अभी बोलकर बताई, वही बात है। अच्छा साहब, क्या किया जाए? आओ देखो, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है वो देखो। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये है कि सारी दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ टाइम की अलग यूनिट है, फ्रांस में अलग होती होगी, पुराने टाइम में चाइना में अलग होती होगी, जापान में अलग होती होगी। तो टाइम को अलग अलग यूनिट्स में यूज करते हैं सब। तो एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो हर जगह इस्तेमाल हो। तो कितने तरह के सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, वो अगर हम देखें तो कितने टाइप के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको FPS सिस्टम दिखाई देगा। FPS का मतलब F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड, यानी लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड्स का इस्तेमाल होगा। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा जो इससे बहुत ज्यादा फेमस है, हम इस्तेमाल भी करेंगे उसे, दैट इज CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, यानी लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम्स और टाइम के लिए सेकंड। इसको गॉसियन सिस्टम बोलते हैं, कुछ खास नहीं है। MKS पकड़ के चले, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, यानी कि लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड्स। ये सिस्टम मैकेनिक्स में इस्तेमाल होता है खूब जम के। उसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस में इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जहाँ पे फोटोमेट्री आ जाती है, वहाँ पे MKS का मतलब बस 3 ही चीजें डिफाइन कर रहे हैं, इससे ज्यादा चीजें डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन जहाँ आ जाएगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, SI, इंटरनेशनल सिस्टम। तो उल्टा क्यों लिखा है? फ्रांस में इसको बोलते हैं सिस्टम द इंटरनेशनल, ऐसे करके बोलते हैं, तो इसलिए उसका एब्रिविएशन SI है, जिसका इंग्लिश वर्जन है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करती हैं, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने के लिए ये इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो इसमें बताई जाती हैं। और साथ के साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या हैं हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड्स है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बढ़े, सप्लीमेंट्री यूनिट्स प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल होती हैं, ये हम कर चुके हैं। रेडियन, स्टेरेडियन इनकी यूनिट्स होती हैं, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें ये करनी भी नहीं है। ठीक, जब डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल नहीं, फिलहाल तो रुकेंगे। मेरिट्स ऑफ SI यूनिट्स क्या है, SI यूनिट की खास बातें क्या है, क्यों हम इंटरनेशनल सिस्टम को चूज करते थे। जितने 4 सिस्टम मैंने बताए थे उनमें से SI सिस्टम को हम प्रेफरेंस देंगे और सारे आंसर्स SI में निकालेंगे और सारी पढ़ाई SI में करेंगे। क्या है SI की खास बात? SI कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोहेरेंट सिस्टम दिमाग में रखना। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये है कि इनमें जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आ जाती हैं। किसी तरह का कोई मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो आपको एग्जांपल के लिए बताना हो तो यही बता देता हूँ, थोड़ी सी जगह है कोने में मेरे पास। अगर आपको एरिया निकालना है तो आप उसको मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि मीटर इनटू मीटर से काम चल जाता है। आप लेंथ की यूनिट को मल्टीप्लाई करके काम कर लेते हैं। इसी तरह मान लीजिए आप स्पीड की बातें करने की कोशिश करें। When you use speed, it is nothing but meter per second. क्या मतलब है? लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट को डिवाइड करके बात बन जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आपको मीटर और सेकंड के डिवीजन में किसी तरह का कोई कांस्टेंट अप्लाई करना पड़े। ये काम फुट पाउंड सेकंड में सीजीएस सिस्टम में होता है। ठीक, मतलब ये जो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड से कर लाए, सीजीएस में हमेशा हो इसकी गारंटी नहीं। एग्जांपल भी दूंगा आपको कि जहां पर एक से ज्यादा सीजीएस में यूनिट्स हैं, पर फिलहाल आगे देखते हैं। SI रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम का मतलब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट का होना कहलाता है रैशनल सिस्टम। मतलब जैसे मान लो लेंथ दी हुई है, तो लेंथ के लिए हम एक यूनिट यूज कर रहे हैं मीटर। अगर SI सिस्टम ऐसा कहता है लेंथ की ही एक और यूनिट है और वो है कुछ रीटर,
जब कोई दूसरी कंडीशन होगी तो मीटर का इस्तेमाल करेंगे, जब प्लैनेट्स चलेंगे तो मीटर का इस्तेमाल करेंगे, जब छोटे ऑब्जेक्ट चलेंगे तो हीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये सब ड्रामेबाजी है। एसआई सिस्टम वालों ने कहा कि भैया प्लैनेट चले, इलेक्ट्रॉन चले, हम तुम चले, कार चले, ट्रक चले, सब चीजों के लिए एक ही यूनिट है, वन यूनिट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, एक से ज्यादा नहीं। ये सीजीएस की बुराई है। एब्सोल्यूट सिस्टम है, इनमें कोई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम नहीं है, कोई दूसरी यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रही, अपने आप में एब्सोल्यूट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एसआई सिस्टम जो है एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस, क्योंकि हमने एमकेएस देखी थी कि एमकेएस जो है वो मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती है, फोटोमेट्री एक्सेट्रा में इस्तेमाल नहीं हो पाती है। लेकिन एसआई में क्योंकि सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज समा गई हैं, इस वजह से इसको किसी भी ब्रांच में इस्तेमाल करो, उनका एक्सप्लेनेशन तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही होना है, तो लॉजिकली इसका इस्तेमाल हर जगह हो सकता है। जब हम यूनिट्स लिखेंगे तो यूनिट्स लिखते वक्त हम उनका सिंबल कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनके क्या कन्वेंशंस होंगे, उसके लिए कुछ बातें आपके सामने लिखी हैं। सबसे पहली बात कि किसी भी यूनिट को कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता। हम तो लिखते आए हैं यार, बताओ एम्पियर क्या कैपिटल ए नहीं होता? नहीं, सुन, आप एम्पियर को ऐसे एम्पियर नहीं लिख सकते, आप एम्पियर को ऐसे एम्पियर लिखेंगे। ये क्या बात है? जब आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे तो इनिशियल्स जो हैं वो कैपिटल नहीं होने चाहिए, दिमाग में रखिएगा इस बात का। जब भी कभी आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे तो उसका इनिशियल कैपिटल नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मान लो कोई यूनिट है, उसका सिंबल लिखना है तो क्या करें? तो जैसे मान लो दो यूनिट्स हैं आपके पास, लेट अस से एक है मीटर और एक है साहब केल्विन। मीटर जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं रखी गई, तो इसका जो सिंबल बनेगा वो स्मॉल लेटर से बनेगा। और केल्विन, महान साइंटिस्ट केल्विन के नाम पे रखा गया, तो अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाए तो उसका जो सिंबल है वो कैपिटल होगा, नाम अभी भी स्मॉल से लिखा जाएगा। पूरा नाम लिखना है यूनिट का तो स्मॉल से ही रहेगा, लेकिन अगर सिंबल लिखना है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर आ गया तो कैपिटल, और साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो स्मॉल। अच्छा, यूनिट्स प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती। आपने जैसे लिखा एम्पियर और 15 एम्पियर करंट आ रहा है तो आप 15 एम्पियर लिखेंगे, 15 एम्पियर्स नहीं लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा, इसके आगे कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क, कोट एंड कोट नहीं लिखा जाएगा। यूनिट का सिंबल, यूनिट का नाम जैसा है वैसा आएगा, इसके आगे कोई पंक्चुएशन की नीड नहीं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, सुन के तो अच्छा लगा। ये इनको लिखने के तरीके हैं। फंडामेंटल इनको हटा भी देते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाएं, इरेज करने में ऊपर नीचे हो गया गलती से, कोई बात नहीं, वापस आते हैं, काम की बातें करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनकी यूनिट्स भी, तो उन फंडामेंटल यूनिट्स की क्या डेफिनेशंस हैं उस पर बातें करते हैं। सबसे पहली बात, मीटर की डेफिनेशन। ये पुरानी डेफिनेशन है, मुझे इससे मतलब नहीं है, आपको ये पेपर में नहीं लिखनी है। ऐसा कहा जाता था कि वैक्यूम में अगर आप वेवलेंथ निकालें, जो क्रिप्टॉन 86 एटम निकालता है, ट्रांजिशन होता है 2p10 5d5 के एनर्जी लेवल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आता है, तो उससे जो रेडिएशन निकालता है, उन रेडिएशन के इतने वेवलेंथ्स जितनी सेपरेशन में आ जाते हैं उतने सेपरेशन को 1 मीटर बोला जाता है। इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सोफिस्टिकेटेडली ये निकाला था, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया गया, और चेंज करके आज का जो कन्वेंशन है वो ये है, जो आपको पेपर में भी लिखना है, पूछा जरूर जाएगा कि लाइट वैक्यूम में, स्पेस में, वैक्यूम में 1/299792458 सेकंड्स में जितनी डिस्टेंस चलती है उसे 1 मीटर बोलते हैं। आपको कारण बताता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है c, और स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 299792458 मीटर पर सेकंड। तो क्या मतलब हुआ, एक सेकंड में कितनी दूर चली? 299792458। तो एक मीटर कितनी दूर, कितने समय में चलेगी? 1/299792458। तो 1/299792458 सेकंड्स में लाइट जितना दूर वैक्यूम में चल जाती है उसे 1 मीटर बोलते हैं। बहुत स्पेसिफिक, इसी खास बात है, दुनिया भर इसको मानेगी। हाँ, समय बदलने के साथ ये नहीं बदलेगा, हाँ, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में नहीं बदल रही है, बिलियन ऑफ ईयर्स में नहीं बदली, तो अब क्या बदलेगी? अच्छा, और टेम्परेचर बदलेंगे, कुछ भी बदलेंगे, प्रेशर बदले,
वैक्यूम में लाइट की स्पीड बदलने वाली नहीं है। तो मीटर की तो एकदम शानदार यूनिट हो गई, ठीक है। इसके बाद मास की यूनिट आती है, आपको दिखाता हूँ मास क्या है। पेरिस में वही साइंस ऑब्जर्वेटरी, वहां पर कुछ ना कुछ रखा है, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स रखा हुआ है, सॉलिड बॉक्स है सिलेंडर का, उसका डायामीटर भी 39 सेंटीमीटर है, हाइट भी 39 सेंटीमीटर है, और प्लैटिनम इरिडियम का एक एलॉय है, प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय है। प्लैटिनम उसमें शायद 90% है, शायद नहीं, मतलब 90% के आसपास ही, और इरिडियम जो है वो उसमें 10% के आसपास है। ये मिक्सचर है एलॉय का, और ये जितना भी वेट करता है उतने मास को हम लोग बोलते हैं 1 किलोग्राम। हमने डिफाइन किया कि ये जो सिलेंडर रखा है ये 1 किलोग्राम का, इससे कंपेयर करो 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड बनाओ, अपने देश में ले जाओ, इस तरह का सीन। क्लियर है मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट है प्लैटिनम इरिडियम लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट 90% 10% लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी हाइट और डायामीटर दोनों 39 सेंटीमीटर का, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिलेंड्रिकल शेप का है। रखा कहां है? इसको बोला जाता है, जिस जगह रखा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, पेरिस में, ठीक। सेकंड की डेफिनेशन निकालते हैं। सेकंड की डेफिनेशन क्या है कि सीजियम 133 एटम ले लीजिए, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहे, केमिस्ट्री में सब लोग जानते हैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है। ग्राउंड स्टेट के दो हाइपर फाइन लेवल्स में, ग्राउंड स्टेट के दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो जितने टाइम में इतने ट्रांजिशंस हो जाते हैं, जितने टाइम में इतने ट्रांजिशंस हो जाते हैं, क्या नंबर है? 9192631770, 9192631770 निकालोगे तो शायद 9,19,26,31,770 निकलेगा। इतने ट्रांजिशंस इतनी देर में इलेक्ट्रॉन कर लेता है, उतने टाइम पीरियड को 1 सेकंड बोलते हैं। ध्यान रखना कि सीजियम 133 एटम के इलेक्ट्रॉन के हाइपर फाइन ट्रांजिशन को चेंज करने की ताकत हमें तुम्हें नहीं है, तो ये एक्यूरेट रहता है। सेकंड की डेफिनेशन ये। एम्पियर की डेफिनेशन क्या है वो देखो, कि मान लो तुम्हारे पास दो वायर्स हैं और एक बहुत लंबे वायर है, आगे चल के इंफिनिटी तक जा रहे हैं, पीछे भी बहुत दूर तक जा रहे हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ करंट बह रहा है, और दोनों में करंट I और I बोल देते हैं। करंट जो है वो I और I बोल देते हैं। जैसे इसको पूरा कर लें, हाँ हाँ ठीक है, ऊपर आजा बेटा, ऊपर आजा। हम कहाँ थे? हम यहाँ पे थे, हम आपको एम्पियर सिखा रहे थे, एम्पियर सीखेंगे भाई। दो आपके पास यहीं पे कर लेते हैं, मान लीजिए दो आपके पास बढ़िया बढ़िया वायर्स हैं इस प्रकार से, और ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई करंट बह रहा है, इसमें भी कोई ना कोई करंट बह रहा है, दोनों के करंट को हम I और I बोल देते हैं, ठीक। और ये 1 मीटर की दूरी पर है, इनमें करंट को बदला जाए, मतलब करंट सेम रखा जाए, और सेम रख के दोनों में करंट बराबर रखना है, और करंट को बार बार वैल्यू चेंज कराएं, और ये चेक करें कि ये एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं करंट की वजह से, वो 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन का हुआ कि नहीं हुआ। जिस करंट की वैल्यू पर ये दोनों 1 मीटर के सेपरेशन पे लॉन्ग वायर्स पैरेलल टू ईच अदर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगाने लग जाएंगे, उस वक्त जितना करंट इसमें बह रहा होगा उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। दोनों में बराबर करंट बहाना है, हमने कुछ करंट बहाया, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा और कहा कि देखो इसमें फोर्स कितनी है, उसके बाद हमने देखा कि इतनी फोर्स नहीं आ रही, 2 × 10⁻⁷ नहीं आ रही, हमने करंट को बदला दोनों में, और फिर ये करते करते एडजस्ट किया कि 1 मीटर के सेपरेशन पे दोनों पैरेलल वायर्स एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, और जब ये करने लग जाएंगे तो उस वक्त फ्लो होने वाले करंट को हम नाम देंगे 1 एम्पियर। क्लियर है मेरी बात? अब आती है बात कैंडेला की। कैंडेला इज समथिंग वेरी डिफरेंट थिंग, हमें पढ़ना भी नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि एक सरफेस पर पड़ने वाली कितनी एनर्जी पूरे सरफेस के एरिया पर, यानी पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड मार दे एनर्जी को, पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ, ये डेफिनेशन एक्यूरेट हो चुकी है कि 1/6 0000 यानी 600,000 यानी 6 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जितना रेडिएशन गिर रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है, काले रंग की नहीं, जो रेडिएशन गिरा उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी है जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, और कितनी सरफेस पर? 1/6 लाख स्क्वायर मीटर, 1/6 लाख स्क्वायर मीटर के सरफेस एरिया पर
कौन सा सरफेस एरिया? एक ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया जो कि अपने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम पे बैठा हुआ है। फ्रीजिंग प्लैटिनम अंडर अ प्रेशर ऑफ इतना न्यूटन मीटर। इतने न्यूटन मीटर, ये 1 पास्कल का प्रेशर है, बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारे नेचर में एटमॉस्फेयर है। इस प्रेशर पर फ्रीजिंग प्लैटिनम में बैठा हुआ है और इतने एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ने वाला जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है दैट इज कॉल्ड 1 कैंडेला। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है क्योंकि अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ी भी नहीं, पढ़नी भी नहीं, तो इग्नोर इट। लेकिन जितनी बात है ये यही है कि आपने लाइट का रेडिएशन डाला किसी सरफेस पे, परपेंडिकुलर फॉल कराया, उसका एरिया 1/6 लाख स्क्वायर मीटर होना चाहिए, उसका टेम्परेचर प्लैटिनम का फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होना चाहिए, दूसरा कि उसका प्रेशर जो उस वक्त हो वो 1 एटमॉस्फेयर हो, तो जितनी लाइट इतने एरिया पर पड़ रही होगी उसे 1 कैंडेला बोलेंगे। जितनी इंटेंसिटी आ रही होगी उसे 1 कैंडेला बोलेंगे। केल्विन क्या है? केल्विन इज 1/173.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? ट्रिपल पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर के तीनों फेस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वही पानी है, जितना लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतना गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, ये कन्वर्जन लगातार चल रहा है। मतलब एक ही पानी लिक्विड में भी है, उसी टेम्परेचर पर पानी गैस में भी है, उसी टेम्परेचर पर पानी सॉलिड में भी है। तीनों फेज में इक्विलिब्रियम में जिस टेम्परेचर पर रहता है उसे हम बोला करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 273.16 केल्विन हुआ करता है, ये डेटा के लिए आपको बता दूं। और इसका 1/273.16 पार्ट जो होगा वो 1 केल्विन कहलाएगा। दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 केल्विन। मोल की चर्चा कर लें। मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many as elementary entities as there are in 0.012 kilograms of carbon 12। 0.012 किलोग्राम का मतलब हो गया 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम्स है, संख्या गिनी जा रही है, मास नहीं तोला जा रहा है। 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम्स अवेलेबल हैं उन एटम्स के नंबर को अगर एक ग्रुप बना लें तो हम कहेंगे मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। ये जो सब्सटेंस होते हैं 12 ग्राम कार्बन में वो 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। और हम कहते हैं कि जब इतने एटम्स, इतने पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल मेरे पास अवेलेबल रहेगा। ये मोल की डेफिनेशन। ठीक, कुछ प्रीफिक्सेस हैं, कुछ सफिक्सेस हैं, उनकी बातें कर लेते हैं। आओ देखो, आसान से आ जाएगी। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ये कि एक्सा क्या होता है? 10 टू पावर 18 होता है। पेटा क्या होता है? 10 टू पावर 15 होता है। टेरा क्या होता है? 10 टू पावर 12 होता है। गीगा क्या होता है? 10 टू पावर 9 होता है। मेगा 10 टू पावर 6, किलो 10 टू पावर 3, हेक्टो 10 टू पावर 2, डेका 10 टू पावर 1, डेसी 10 टू पावर -1, सेंटी 10 टू पावर -2, मिली 10 टू पावर -3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद करना। मैं बोलूंगा नहीं इस पे ज्यादा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, है ना? तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। मान लो कि यहाँ से सन की डिस्टेंस मेजर करनी तो मीटर में करोगे क्या? 1-1 मीटर का स्केल लेके जाओगे? तो जरूरी तो नहीं। तो इसलिए इतने बड़े यूनिट्स को लिखने के लिए हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वी यूज अ यूनिट कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ध्यान रखिएगा। सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू पूछी जाती है, रटी होनी चाहिए, दैट इज 1.496 × 10⁻11 मीटर्स। 1.496 × 10⁻11 मीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर जो है वो टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस की यूनिट। और इसका मतलब ये है कि लाइट वैक्यूम में 1 साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी उतने डिस्टेंस को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। और इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगी 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। 9.46 × 10⁻15 मीटर्स 1 लाइट ईयर। यानी लाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ये याद रखना है। पार्सेक क्या है? पार्सेक एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपने 1 डिग्री एंगल सुना हो, इसके 60 पार्ट्स कर दें तो ये 1 मिनट बन जाता है। ऐसे प्राइम लगा के 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट के 60 डिविजन्स कर दें तो 1 सेकंड बन जाता है। और ऐसा 1 सेकंड का एंगल हमें बनाना है पार्सेक। देखिए क्या है? 1 parsec is the distance at which an arc of 1 astronomical unit long subtends an angle of 1 second।
मतलब एक आर्क है, आप ऐसे बना ले, इसकी दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, जितनी डिस्टेंस से ऐसे और ऐसे दो बना ले, मैं इसको साफ करने पे बना देता हूं। देखो इधर आपके पास एक आर्क है, इस आर्क की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। हम यहां से इसको देख रहे हैं, इसको देखा हम, और ये जो एंगल है ये 1 सेकंड का अगर बन रहा है तो ये जो रेडियस हमने आर्क की बना रखी है इसे 1 पार्सेक बोलेंगे। ये बहुत बड़ी यूनिट है, ये स्टार्स के डिस्टेंस निकालने के काम आती है। ठीक ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखनी है, पेपर में फर्स्ट टर्म में पूछी जाएगी, इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है, दैट इज 3.1 × 10⁻16 मीटर्स, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा नैनोमीटर सबको पता है, 10⁻9 मीटर होता है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल होगा 10⁻10 मीटर्स, और माइक्रोन इस्तेमाल होगा 10⁻6 मीटर, एक इस्तेमाल होगा फेम्टोमीटर, दैट इज 10⁻15 मीटर। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, शीट में सब लिखा होता है, सब याद नहीं किया जाता, काम नहीं आएगा। ठीक, इतने बाद कहानी खत्म हो जाती है। इसको ऊपर करें, ये सब तो निकाल लिया हमने, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, सोलर डे और वगैरह वगैरह सब 9th क्लास का कंटेंट है, 11th क्लास में नहीं पूछा जाता, ना पूछा जाएगा, ना पढ़ना है ना जानना है। 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, हम इसे इग्नोर मारेंगे पूरी तरह से, ये सब छोड़ देना है। ये पॉइजली क्या होता है, पॉइज क्या होता है, बार क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, जब फ्लूइड करके टॉपिक आएगा, पूरी यूनिट है फ्लूइड की, वहां पे ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ना है कुछ भी, सब छोड़ना है, सब बेकार की बात है। नया टॉपिक आएगा डायमेंशन, और यही इस पूरे चैप्टर की जान है, सवाल सारे इस चैप्टर से यहां से आएंगे, डायमेंशन से। और डायमेंशन जब चालू होगी तब मान लीजिएगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कोर में आए। अभी तक सब बकवास ही थी, या ये कह लो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपकी फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है मेजरमेंट को लेकर वो डेवलप की गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असली कहानी जो है वो डायमेंशन से स्टार्ट होगी, इससे पहले कुछ भी नहीं है, यहीं से आपको ध्यान से पढ़ना है। लेकिन डायमेंशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि आज के लेक्चर का टाइम कंक्लूजन का टाइम आ गया है, कहानी को खत्म करते हैं। याद रखिएगा अच्छी तरह से कि हम लोगों को जो आज पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तो ही बात अच्छी रहेगी। और हम मिलेंगे आरटी एकेडमी पर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डायमेंशन, ध्यान रखिएगा डायमेंशन ही इस लेक्चर का कोर है, इस चैप्टर का कोर है। आरटी एकेडमी को करिए शेयर और करिए सब्सक्राइब, और नाम मत भूलिए इंद्रजीत सिंह। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।